3 of political science. Students, in our last classes we also completed chapter number 1, chapter number 2 of political science, जिसमें हमने जाना डेमोक्रेसी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के मेन की फीचर्स के बारे में बच्चों हमने डिस्कस किया। आज का जो हम लोगों का चैप्टर है उसका नाम है द व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। किसी भी कंट्री में पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो सबसे पहली बात तो बच्चों यही है कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पार्लियामेंट होता क्या है। जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसका पूरा इंट्रोडक्शन भी तो हमको पता होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पार्लियामेंट होता क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा बच्चों कि किसी भी देश की सरकार, और अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट 3 फीचर से मिलकर बनती है। मतलब सरकार 3 एलिमेंट से मिलकर बनती है, या सरकार के 3 अंग है ना। मतलब गवर्नमेंट के 3 पार्ट है। कौन कौन से? ये देखिए बच्चों, लेजिस्लेचर, पहला पार्ट कौन सा गवर्नमेंट का? लेजिस्लेचर। सेकंड है एग्जीक्यूटिव और थर्ड है जुडिशरी। तो गवर्नमेंट जो है हमारी कंट्री की वो 3 ऑर्गन से मिलकर बनी है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब बच्चों पार्लियामेंट को समझना है, इसके लिए हमको गवर्नमेंट के 3 जो फीचर्स है ना, इनको भी समझना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो लेजिस्लेचर होती है क्या होती है। तो बच्चों देखें, हमारी कंट्री के अंदर जो कानून बनाने का काम है वो कौन करता है? लेजिस्लेचर करती है। मतलब जो भी कानून बनेंगे, गवर्नमेंट जो भी योजनाएं बनाती है ना, ये सारी लॉज बनाने का काम कौन करती है? लेजिस्लेचर करती है। तो देखिए लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? टू फॉर्म द लॉज, कानून बनाएगी। ठीक है, अब कानून तो बन गया, लेकिन इस कानून को देश में लागू भी तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए एग्जीक्यूटिव होती है। इस एग्जीक्यूटिव का काम होता है अप्लाई द लॉज, कानून को देश में लागू करने का काम कौन करती है? एग्जीक्यूटिव करती है। अब कानून लागू भी हो गया, लेकिन अगर कोई कानून कायदे तोड़ेगा तो क्या करेंगे? तो उसके लिए होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये जो बच्चों कोर्ट का सिस्टम होता है इसे क्या कहते हैं? जुडिशरी। तो ठीक है, तो कहने का मतलब इन लॉज को, कानून को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? जुडिशरी। तो देखिए बच्चों, इस तरह से किसी भी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। पहले तो आपको ये याद रखना है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करती है? फॉर्मेशन ऑफ लॉज, कानून बनाएगी। एग्जीक्यूटिव क्या करेगी? कानून को लागू करेगी, मतलब अप्लाई करेगी। और जुडिशरी क्या करेगी? प्रोटेस्ट द लॉज, कानून को प्रोटेक्ट करती है, कानून कायदों को, नियमों को बनाने का काम करती है। आप लोग देखते हैं बच्चों, जब कोई सरकार, जब कोई इंसान कानून तोड़ता है तो उसको सजा मिलती है। ठीक है, तो कानून की रक्षा कौन करता है? जुडिशरी। अब बच्चों हमारा जो चैप्टर है इसमें हम लोग बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट किसको कहेंगे? तो बच्चों ये जो लेजिस्लेचर है ना, इसी लेजिस्लेचर को हमारी कंट्री में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। और पार्लियामेंट का मतलब संसद। अब आपने नाम सुना होगा, न्यूज़पेपर में कई बार हम लोग पढ़ते हैं, संसद भवन कहाँ है? वह इंडिया का पार्लियामेंट्री हाउस, बिल्कुल दिल्ली के अंदर, जो हमारी कंट्री की कैपिटल सिटी है। अब यहाँ पर इसी पार्लियामेंट में जो है हमारे देश के बड़े बड़े नेता, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिनको हम वोट देकर इलेक्ट करते हैं, ये लोग हमारे देश के अंदर यहाँ पर कानून बनाते हैं। ठीक है, कि भाई देश को कैसे चलाना है, देश कैसे आगे बढ़ेगा, क्या क्या नए कानून होने चाहिए, क्या क्या कायदे होंगे, सिस्टम कैसे चलेगा, सरकार को कंट्रोल कैसे करना है, ये सारे फैसले कौन लेती है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। और आपको बच्चों ये भी पता होगा, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा का नेता होता है या लोकसभा में जो मेंबर होते हैं बच्चों, उसका इलेक्शन हम लोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हर 5 साल बाद में, आफ्टर एवरी 5 ईयर देश में इलेक्शन होते हैं। इन इलेक्शन में हम लोग अपने मर्जी की पार्टी, अपनी पसंद की पार्टी और अपने पसंद के नेता को वोट देते हैं। और वही नेता जब ज्यादा वोट मिलते हैं तो वो जीत जाता है, और जीतने के बाद में वो अपनी सरकार बनाता है। और ये सरकार कहाँ काम करती है? यही तो काम करती है। तो कहने का मतलब पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट एक ऐसी गवर्नमेंट फीचर है जिसका काम
फॉर्मेशन ऑफ लॉज है, कंट्रोल करना है, मतलब सरकार को कंट्रोल करना और कानून बनाने का काम पार्लियामेंट करती है। तो आप जरा सोचिए बच्चों कि पार्लियामेंट कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो कंट्री को चलाने का सिस्टम बताती है, जो सरकार को अपनी मनमर्जी करने से रोकने का काम करती है। और सबसे पहली बात ये, अब हम जानेंगे कि पार्लियामेंट बनती कैसे, सरकार कैसे बनेगी। तो देखिए बच्चों, पार्लियामेंट को अंदर जो पार्लियामेंट में मेंबर होते हैं वो सारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं। इलेक्टेड मतलब जिनको हम लोग वोट देके चुनेंगे, जो इलेक्शन में जीतेगा वही मेंबर कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा। अब इलेक्शन में कौन इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्लियामेंट के, उनका चुनाव कौन करता है बच्चों, उनको वोट कौन देगा, उनको वोट देंगे हम लोग बाय द पीपल, मतलब देश की जनता जो है वोट देकर एक मेंबर को चुनती है। ये मेंबर कहाँ जाते हैं, पार्लियामेंट में। तो पहली बात आप बच्चों समझे कि वोट देकर देश की जनता इन इलेक्टेड मेंबर को चुनती है। ये मेंबर आगे जाके पार्लियामेंट में शामिल होते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं और देश को चलाते हैं। साथ में ही पार्लियामेंट पूरे देश को या जो देश की जो सरकार है उसको कंट्रोल भी करती है ताकि सरकार अपनी मनमर्जी नहीं कर सके। और साथ में बच्चों गाइड भी करती है कि सरकार को कैसे काम करने हैं, कैसी पॉलिसीज बनानी है, कैसे कानून बनाने हैं। ये सारा डिसीजन किसका होता है, ये सारा डिसीजन पार्लियामेंट का होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना जो चैप्टर है वो। तो बेसिकली बच्चों आपको पता है, हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में, अंग्रेजी सरकार किस तरह से हमारे देश को इन अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, अपनी मन मर्जी से हमारे देश को चलाया, बहुत सारा पैसा ये लोग जो है लूट कर ले गए। तो अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, आपको ये भी बता दूं बच्चों कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये आज़ादी से पहले बनी हुई पार्टी है और इस पार्टी ने हमारे देश को, हमारी कंट्री को फ्रीडम दिलाने के लिए बहुत मेहनत की थी। ठीक है, तो शुरू से ही ये जो पार्टी थी चाहती थी, अंग्रेजों से इस पार्टी ने डिमांड की थी कि कुछ इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेचर में होने चाहिए ताकि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कानून बनाए, जो भी बजट पास करेगी, उसमें हम लोगों का डिस्कशन भी, इंडियंस जो है वो भी होने चाहिए। तो इंडियंस को अंग्रेजों की लेजिस्लेचर में कह सकते हैं कि जगह दिलाने के लिए नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखी। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड दैट देयर शुड बी इलेक्टेड मेंबर इन लेजिस्लेचर with the right to discuss the budget and ask question। 1885 के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसने अंग्रेजों के सामने ये डिमांड रखी कि अंग्रेजी को ये जो लेजिस्लेचर है, अब बच्चों हम लेजिस्लेचर डिस्कस कर चुके हैं। लेजिस्लेचर मतलब एक ऐसी बॉडी जो कानून बनाती है। तो लेजिस्लेचर में भारतीयों को, इंडियंस को शामिल किया जाए, ये इंडियंस इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए और साथ में इनको बजट पर डिस्कशन और अंग्रेजी सरकार से क्वेश्चनिंग करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आप लोगों ने अंग्रेजों के बारे में बहुत अच्छे से हिस्ट्री में पढ़ लिया है, अंग्रेजों ने कभी भी इंडियंस को अपनी गवर्नमेंट में शामिल नहीं किया। लेकिन 1909 इंडिया एक्ट, देखिए बच्चों 1909 के अंदर, 1909 के अंदर एक कानून बनाया गया, एक अधिनियम पास हुआ जिसको इंडिया एक्ट कहा गया। इसमें क्या कहा गया कि दिस एक्ट अलाउ फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इस एक्ट में कुछ भारतीयों को, कुछ इंडियंस को इलेक्टेड मेंबर बनाने का डिसीजन लिया गया। मतलब इंडिया के अंदर छोटे से एरिया में इलेक्शन करवाया गया, मेंबर इलेक्ट हुए, सारे मेंबर इंडियंस थे, इन इंडियंस को लेजिस्लेचर में शामिल किया गया। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि इस लेजिस्लेचर के सारे मेंबर इंडियंस नहीं थे, कुछ मेंबर इंडियंस थे, बाकी सारे ब्रिटिश मेंबर थे, अंग्रेज थे। तो बच्चों आप ये बताएं कि जो इंसान जिस देश में रहता है, जिस कंट्री में रहता है, वो अपने देश को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है, ना कि कोई विदेशी। लेकिन अंग्रेज कभी इस बात को नहीं समझ पाए कि एक विदेशी देश पर जो अधिकार इन्होंने कर रखा था, उसको चलाने के लिए उसी देश के लोग ज्यादा उस देश को जानते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने कभी इंडियंस को लेजिस्लेचर में शामिल नहीं किया। लेकिन 1905 के अंदर कुछ इंडियन मेंबर्स को इन्होंने लेजिस्लेचर में शामिल किया।
अब हम आ जाते हैं सीधा आजादी की तरफ, इंडिपेंडेंस की तरफ। हमारी कंट्री कब इंडिपेंडेंट हुई, देश को आजादी कब मिली बच्चों? 15 अगस्त 1947। और जब आजादी मिली तो हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। मतलब एक ऐसा देश जहां पर जो भी सरकार बनेगी, सरकार बनाने का अधिकार देश की जनता को दिया गया। मतलब देश की जनता वोट देकर अपना नेता चुनेगी और वही नेता आगे जाकर सरकार बनाएगा। ठीक है, तो देखिए 15 अगस्त 1947 we were going to be citizen of free country। 15 अगस्त 1947 हम एक आजाद देश के नागरिक बन गए। It means that the government had to be sensitive to people need and demands and follow the principle of universal adult franchise। इसका मतलब ये हुआ कि the government had to be sensitive to the people। मतलब आजादी के बाद में ये बात सबसे ज्यादा ध्यान रखी गई कि जो भी सरकार बनेगी वो देश की जनता के प्रति बहुत सेंसिटिव होगी। मतलब देश की जनता का ध्यान रखेगी, उसकी डिमांड्स को ध्यान में रखेगी और प्रिंसिपल को फॉलो करेगी। कौन सा प्रिंसिपल? कहने का मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। जो भी देश में नेता चुने जाएंगे वो अडल्ट फ्रेंचाइजी से चुने जाएंगे। अब आप कहेंगे अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है? तो सिंपल सा कहें तो राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, इसे कहते हैं अडल्ट फ्रेंचाइजी। अब बच्चों ये बताएं कि हमारी कंट्री में वोट देने की एज क्या है? मतलब कि कितनी उम्र का होने के बाद में आप वोट देंगे? बिल्कुल 18 ईयर। तो हमारी कंट्री में राइट टू वोट की एज क्या है? 18 ईयर रखा गया है। मतलब 18 साल का होने के बाद आप भी वोट दे सकते हैं, अपने पसंद का नेता चुन सकते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी बच्चों पार्लियामेंट की कि आजादी से पहले क्या था और आजादी के बाद क्या हुआ। अब हम देखते हैं पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जनता और उसके नेता। ठीक है, तो देखिए डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट ऑफ द डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन। बेसिकली डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी तीन चीजों का एक मिक्सर है कि देश की जनता की डिजायर क्या है, देश की जनता क्या चाहती है, अप्रूवल मतलब सरकार को परमिशन देना, और पार्टिसिपेशन और खुद भी देश की जो जनता है वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करती है। अब यहाँ पर हम लोग एक वर्ड देंगे बच्चों जो है अप्रूवल। क्या हम लोग गवर्नमेंट को परमिशन देते हैं देश चलाने का कि ये सरकार चलाएगा या ये पार्टी गवर्नमेंट चलाएगी? बिल्कुल, ये अप्रूवल हम लोग देते हैं। लेकिन हम लोग कैसे परमिशन दे सकते हैं गवर्नमेंट को? बाय इलेक्शन। भाई वोट होते हैं, एवरी 5 ईयर के बाद में देश में इलेक्शन होते हैं। हम लोग अपनी पसंद की पार्टी, अपनी पसंद की जो नेता होता है उसको वोट देते हैं और अगर वो नेता ज्यादा वोट अगर मिल गए तो वो जीत जाएगा और जब वो नेता जीत जाएगा तो अपनी सरकार बनाएगा। तो इस तरह से नाउ हाउ डज द पीपल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? तो देश की जनता गवर्नमेंट को परमिशन कैसे देती है सरकार चलाने की? तो इट इज डन बाय इलेक्शन। मतलब इलेक्शन के अंदर हम लोग चुनाव करके उसको परमिशन देते हैं कि ये पार्टी हमारे पसंद की है और इस पार्टी का नेता ही देश को चलाएगा। ठीक है, पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, देन वन ग्रुप फ्रॉम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट। अब होता क्या है बच्चों कि जो रिप्रेजेंटेटिव मतलब नेता जिनको हमने चुना है, ये रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाते हैं जीतकर और उसके बाद में जिस ग्रुप को, जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं वो अपनी सरकार बनाता है और द पार्लियामेंट कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। और यही पार्लियामेंट सरकार को कंट्रोल में रखती है। जैसे मान लीजिए बच्चों अभी हमारी कंट्री के अंदर बीजेपी की सरकार है जिसका नेता है कौन? नरेंद्र मोदी। मतलब नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ बीजेपी के नेता भी है ना। अब ये सोचिए जरा बच्चों कि जो नरेंद्र मोदी वो अपनी मनमर्जी भी तो कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे देश को चला सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को कंट्रोल कौन करता है? पार्लियामेंट। अगर सरकार ढंग से काम नहीं करेगी तो पार्लियामेंट सरकार को हटा सकती है। तो पार्लियामेंट सरकार को क्यों हटाएगी? क्योंकि पार्लियामेंट के सारे नेता इलेक्टेड होते हैं और इन नेताओं को कौन चुनता है? हम लोग, देश की जनता चुनती है। तो कहने का बच्चों मतलब है कि पार्लियामेंट किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है क्योंकि ये पार्लियामेंट सरकार को कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट को गाइड करती है कि देश को कैसे चलाना है
कौन कौन से कानून बनाने हैं, कौन से कानून हटाने हैं, है ना, नए क्या क्या नए बदलाव करने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक कंट्री का जो सिस्टम है उस सिस्टम को सपोर्ट करने का काम पार्लियामेंट करती है। गवर्नमेंट तो सिर्फ उस कानून को अप्लाई कर देश को चलाती है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों की पार्लियामेंट कितना इम्पोर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।